इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बंगाल में 2 फेज का चुनाव हो चुका है और तीसरे फेज के लिए कैंपेनिंग जबरदस्त तरीके से चल रही है। आज हम प्रचार की बात कम और नेताओं के दावों की बात ज्यादा करेंगे। इलेक्शन कमीशन के नियम के मुताबिक कोई भी अखबार या न्यूज चैनल इस वक्त कोई एग्जिट पोल नहीं दिखा सकता है, लेकिन नेताओं को कौन रोक सकता है? आजकल हर दिन हर रैली में अमित शाह और ममता बनर्जी जीत का दावा कर रहे हैं। आज अमित शाह ने यहां तक कह दिया कि शुरुआती 2 राउंड्स में बीजेपी 60 में से 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ममता पहले कह चुकी हैं कि उन्हें 90% वोट मिलेगा, लेकिन जनता क्या कह रही है? इस रिपोर्ट में हम सिर्फ नेताओं के दावे नहीं दिखाएंगे, दावों से आगे बढ़कर पब्लिक के मन में क्या चल रहा है यह भी बताएंगे। इसलिए बहुत गौर से राउंड 3 को लेकर पब्लिक के मन की बात सुनिए। हॉटस्पॉट नंबर 1 हुगली, हॉटस्पॉट नंबर 2 हावड़ा, हॉटस्पॉट नंबर 3 साउथ 24 परगना। बंगाल के सियासी महाभारत का नेक्स्ट राउंड इन्हीं 3 हॉटस्पॉट्स पर लड़ा जाएगा। एक तरफ हुगली, दूसरी तरफ हावड़ा, तीसरी तरफ साउथ 24 परगना और बीच में बहती गंगा। गंगा की धारा को इन तीनों ही लोकेशन की लाइफलाइन कहा जाता है, मगर बंगाल के चुनावी राउंड 3 में ये 3 हॉटस्पॉट किसकी लाइफलाइन बनेंगे? राउंड 3 में टक्कर सिर्फ मोदी वर्सेस दीदी की नहीं है। मैदान में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी हैं। वो भी अपने गढ़ में किस्मत आजमा रहे हैं, मगर सबकी नजर 2 मेजर खिलाड़ियों पर टिकी है। क्या राउंड 3 में मोदी को बढ़त मिलेगी या दीदी कमबैक करेंगी? कमल खिलेगा या टीएमसी का फूल खिलेगा? चुनाव के ऐलान के बाद से लेकर अब तक मोदी 5 बार बंगाल में रैलियां कर चुके हैं। कुछ घंटों पहले मोदी हावड़ा के उलुबेरिया में थे। 3 अप्रैल को भी मोदी का बंगाल प्लान एक्टिव है। अमित शाह ने शुक्रवार को साउथ 24 परगना और हुगली में मोर्चा संभाला। साउथ 24 परगना तृणमूल कांग्रेस का किला माना जाता है। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी भी इसी जिले से सांसद हैं, लेकिन इस बार टीएमसी को अपने गढ़ में किला बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है। ग्राउंड 0 से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उससे लग रहा है कि राउंड 3 से पहले बंगाल में भगवा लहर उफान पर है। बीजेपी के बंगाल वाले चक्रव्यूह में दीदी घिर चुकी हैं। बंगाल के हॉटस्पॉट पर इस वक्त क्या हलचल है, वो देखने से पहले ये समझिए कि 2016 के मुकाबले इस बार इन तीनों हॉटस्पॉट पर हालात अलग क्यों हैं। 2019 से पहले तक बीजेपी पश्चिम बंगाल की राजनीति में बहुत बड़ा फैक्टर नहीं थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बाजी पलट दी। 2019 में बीजेपी को 40.64% वोट के साथ 18 सीटें मिली थी, जबकि टीएमसी को 43.69% वोटों के साथ 22 सीटें मिली थी। यानी बीजेपी को टीएमसी से सिर्फ 3% वोट कम मिले थे। साउथ 24 परगना में 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 31 में से 29 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा का यहां खाता भी नहीं खुला था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की लहर के बाद इस बार परिस्थितियां बदली हैं। इस बार साउथ 24 परगना की सभी सीटों पर तृणमूल और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने हावड़ा में 15 सीटें जीती थी, मगर इसी लोकेशन पर 2019 में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। हावड़ा संसदीय सीट पर बीजेपी नंबर 2 पर रही थी, उसे 39% वोट मिले थे। उलबेरिया लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने दूसरे नंबर पर रहते हुए 37% वोट हासिल किए थे। ठीक इसी तरह हुगली जिले में 18 सीटें हैं। 2016 में 16 सीटों पर टीएमसी जीती थी, लेकिन 2019 में हुगली संसदीय सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यानी 2019 में हुगली से लेकर हावड़ा और साउथ 24 परगना तक बीजेपी ने दीदी के किले में सेंध लगा दी थी। ऐसे में सवाल यह है कि 2021 के शुरुआती 2 राउंड्स में बंपर वोटिंग के बाद राउंड 3 किस तरफ करवट लेगा? 6 अप्रैल को 31 सीटों पर बटन किस पार्टी के फेवर में दबेगा? आज अभी इस वक्त इन तीनों हॉटस्पॉट पर कैसी हलचल है? क्या समीकरण बन रहे हैं? वोटर्स मोदी की बात कर रहे हैं या दीदी के बारे में सोच रहे हैं? इंडिया टीवी के 2 संवाददाता सीधे ग्राउंड 0 से सबकी नब्ज टटोल रहे हैं।
शुक्रवार को अमित शाह राउंड 3 के दो मेन लोकेशंस हुगली और साउथ 24 परगना में थे। दोनों ही हॉटस्पॉट खचाखच भरे हुए थे। पहले यह सुनिए कि दीदी के गढ़ कहे जाने वाले साउथ 24 परगना में अमित शाह ने क्या कहा। गृह मंत्री अमित शाह का ये रोड शो है। रोड शो में जो आपको जन सैलाब नजर आ रहा होगा, इससे पता लगता होगा कि ममता के गढ़ में किस तरह से हलचल मची हुई है। अमित जी, ममता का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर जो जन सैलाब हम देख रहे हैं, क्या जो 2 चरणों के इलेक्शन हो चुके हैं उसका असर है? कोई चीज किसी का गढ़ नहीं होता है, जनता का गढ़ होता है और जनता इस बार बीजेपी के साथ है। सेकेंड राउंड की वोटिंग में साउथ 24 परगना की 4 सीटों पर भी वोटिंग हुई थी और वोट परसेंटेज था करीब 86%। ये वही आंकड़े हैं जिसके दम पर बीजेपी शुरुआती 2 राउंड्स की 60 में से 50 सीटें जीतने का दावा कर रही है। पहले 2 चरण के चुनाव पर नजर है या नहीं है ना? क्या हुआ है वहां? कमल खिला है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है मित्रों। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव। राउंड 3 से पहले बीजेपी के दावों में कितना दम है, सीधे साउथ 24 परगना से इसका जायजा लिया इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित ने। भले ही 2016 और 2011 में टीएमसी ने यहां से जीत हासिल की हो, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय होता जा रहा है और उसकी वजह क्या है आपको बताते हैं। उसकी वजह है यहां पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास की एंट्री, जो इस बार कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। और इस पूरे इलाके में जो मुस्लिम समुदाय है उनकी तादाद अच्छी खासी है, 30% से ज्यादा उनकी तादाद है। तो ऐसे में दोनों ही सीटों पर ये काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लोगों से बात करेंगे तो जानेंगे कि आखिरकार उनके मूड क्या कहता है, उनके दिमाग में क्या है और साथ ही साथ वो क्या सोचते हैं कि क्या इस बार ये मुकाबला त्रिकोणीय है और क्या अब्बास सिद्दीकी का फैक्टर यहां चलेगा। चलिए मेरे साथ। शुरुआती 2 राउंड्स के बाद पब्लिक के रिएक्शन से बंगाल में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। मगर क्या दीदी के गढ़ में लोग उनसे नाराज हैं? क्या वोटर्स ने बदलाव का मन बना लिया है? और क्या वाकई मुस्लिम वोट बैंक साउथ 24 परगना में खेला करेगा? कैमरे पर बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ है। वोटर दीदी नहीं, मोदी की बात कर रहे हैं। आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? जी, परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, परिवर्तन अगर चाहते हैं तो क्या लग रहा है कि बारुईपुर में हवा किसकी चल रही है? हवा की विमान बनर्जी अच्छा था, लेकिन अब क्या हुआ, वो ममता दीदी का हम लोग पसंद नहीं अब कर रहा है। और बीजेपी मोदी जी तो बहुत अच्छा है, हम लोग तो मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी आएगा तो देश का बहुत भलाई होगा। आप देखिए, अगर मोदी जी इस टाइम पे नहीं होता तो इंडिया तो मेरे ख्याल से इंडिया बर्बाद हो जाता। অবশ্যই। আচ্ছা, আপনি পরিবর্তন চান? হ্যাঁ। তো পরিবর্তন যে চাইছেন তো কি মনে হচ্ছে হাওয়াটা কার বারুইপুরে? আজ এখন বিজেপির হাওয়া চলছে, তাই বিজেপির দিকেই আমরা সবাই আছি। মোদির মানে বলছে যে পরিবর্তন দরকার, না হলে কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খারাপ। কারণ যে এরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ভিখিরি বানাতে চাইছে তৃণমূল, যাতে কিছু দিলে সেই দিকে ছুটে গিয়ে আমাদের ভোট দেয়, তাদের ভোট দেয়। इन्होंने बहुत एक अच्छी बात ये बोली है कि इनकी एक दुकान है, तो दुकान में लगातार लोगों की बात सुनते हैं, जिसमें चर्चा ये है कि मोदी को आना चाहिए बंगाल में, नहीं तो बंगाल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जो टीएमसी है वो लोगों को सशक्त नहीं बना रहे। हम चाह रहे हैं तो बंगाल में बहुत टीएमसी गुंडो माफिया काटमानी खाता है, वो लोग दादागिरी चलता है। ठीक है, अब हम बीजेपी को आना चाहिए, भाजपा को हम चाहिए, हम मोदी जी को हम चाहिए। কি পরিবর্তন তোমরা দেখছো না, তুমি চাইছো? পরিবর্তন চাচ্ছি, অবশ্যই পরিবর্তন চাচ্ছি। इनको परिवर्तन चाहिए। तो কি মনে হচ্ছে, দিদি না দাদা? দাদা, অবশ্যই দাদা। দাদা মানে মোদি? মোদি। দেখা যাক, হওয়া তো উচিত। হাওয়াটা কার, দিদি না মোদি? মোদি। আবার मोदी की हवा है। और की दीदी ना मोदी? মোদি 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 মোদি। साउथ 24 परगना में जितने भी लोग कैमरे पर आए, उनमें से लगभग 90% ने मोदी का नाम लिया। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब की बार दीदी की नैया पार नहीं होगी?
पश्चिम बंगाल में पहले 2 फेज के लिए मतदान हो चुके हैं, अब तीसरे फेज के लिए मतदान होने जा रहे हैं और इस दौरान हावड़ा, हुगली और साउथ 24 परगना में मतदान होंगे। इसमें सबसे प्रमुख रहने वाला है साउथ 24 परगना, जहां पर 16 सीटें पड़ती हैं, जहां पर तीसरे फेज में मतदान होंगे। इस वक्त मैं बारुईपुर में हूं। बारुईपुर में 2 विधानसभा की सीटें हैं, बारुईपुर ईस्ट और बारुईपुर वेस्ट। यह साउथ 24 परगना में पड़ता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र इसका जादवपुर है, जहां पर 2019 में टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन बीजेपी को लगता है कि वो ममता के इस गढ़ में सेंधमारी कर सकते हैं। अमित पालेत उस लोकेशन पर थे जहां 30% मुस्लिम आबादी भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है। मुकाबले में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी हैं। कुछ दिनों पहले इसी लोकेशन पर आए थे। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না। मगर पब्लिक के रिएक्शन से लगता है कि पीरजादा तो टक्कर में नहीं है। हाँ, वो दीदी के वोट बैंक में सेंध जरूर लगा सकते हैं। क्या यहाँ के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो अब तक टीएमसी के साथ थे, क्या वो अब्बास सिद्दीकी के कहने पर स्विच होंगे? तो चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ। ममता दी के साथ हैं हम लोग। उसके अब्बास के साथ नहीं? नहीं, ममता दी हम लोग हैं। सीपीएम के जो कैंडिडेट हैं हम लोग यहाँ ममता दी सब है। नहीं, अभी जो माहौल चल रहा है मेरे ख्याल से लग रहा है कि भाईजान ही कुछ करेगा इस माहौल में। अब्बास सिद्दीकी? हाँ, अब्बास सिद्दीकी भाईजान कुछ तो सीट लाएगा। हाँ, अब्बास सिद्दीकी। अच्छा जी, अब्बास सिद्दीकी। अब्बास सिद्दीकी। यहाँ का जो वोट है, आपका नाम क्या? अब्दुल करीम। यहाँ का जो माहौल है, जो वोट है, यहाँ का पूरा वोट जाएगा दीदी के पास। दीदी जो बंगाल के लिए दीदी जो काम की है, दीदी के सिवा यहाँ का कोई वोट नहीं जाएगा। अब्बास सिद्दीकी जितना दावा करे। क्या अब्बास सिद्दीकी लग नहीं रहा? अब्बास सिद्दीकी नहीं, कोई माहौल कुछ नहीं। दीदी छोड़कर कुछ नहीं है। दीदी जो 10 साल में जो किया है बंगाल में वो कुछ नहीं कर। 34 साल जो सीपीएम जो था वो जो किया है वो कुछ नहीं कर। हम लोग तो दीदी को चाहते हैं। दीदी जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकते इधर। यहाँ पर हमें 2 मत सुनने को मिले। कुछ लोग हमें मिले हैं जो अब्बास का नाम ले रहे हैं और काफी लोग हैं यहाँ पर जो दीदी का भी नाम ले रहे हैं। तो कुछ नहीं, जो करेगा दीदी, जो किया है दीदी और जो करेगा दीदी। अच्छा, तो कुल मिलाकर ये है कि अब्बास सिद्दीकी भले ही मेजर डेंट तो ना करे, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो वोट है दीदी का यानी मुस्लिम वोट बैंक, उसमें थोड़ा सेंधमारी कर सकते हैं। साउथ 24 परगना के एक्शन रिएक्शन से पिक्चर काफी क्लियर है, मगर क्या हुगली में भी बिल्कुल ऐसा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है? शुक्रवार को हुगली के आरामबाग से आई लेटेस्ट तस्वीरें क्या इशारा दे रही हैं? क्या वहां की सड़कों पर मोदी की लहर है और दीदी का डर है? कल जिस तरह से 2 फेज का चुनाव हुआ है, दादा क्या कहेंगे? चुनाव 80% जब वोटिंग होती है कि मतलब जाओ बाय बाय, ये भीड़ देके मैं क्या चाहूंगा? विमान जीतेगा और कौन जीतेगा? जिस तरह से एक बार परिवर्तन का इस बार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन होगा, ये सब झूठ था। अगर परिवर्तन किस लिए मांगे थे हम? क्या किसी को मारेंगे नहीं, किसी की इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटेंगे, पानी नहीं काटेंगे, गांव से हटाएंगे नहीं, अब वही काम आप कर रहे हो। क्या का परिवर्तन अब होगा? ना कोई राइट्स होगा, ना संतरास होगा, ना हिंसा। ये बीजेपी का मोटो है। ग्राउंड जीरो पर पवन नारा ने जब इसकी पड़ताल की तो साउथ 24 परगना की तरह बीजेपी की लहर हुगली के गली मोहल्लों और गांवों तक दिखाई दी। आलमबाग की ग्राउंड रिपोर्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी ने काफी जोर लगाया है। हुगली से सांसद भी रही हैं और खुद अमित शाह आज यहाँ रोड शो कर रहे हैं। रोड शो का क्या असर पड़ेगा और लोगों के मन में क्या चल रहा है, वो रोड शो में पहुंचे समर्थकों से नहीं, आम जनता से पूछ लेते हैं जो यहाँ रोड शो की वजह से जो रास्ता बंद हुआ है वहां पे खड़े हुए हैं। विधानसभा सीटें मिलेंगी बीजेपी को? जरूर मिलेंगी। जरूर मिलेंगी। किस बात पे लग रहा है कि बीजेपी को लोग पसंद कर रहे हैं? बीजेपी के अच्छा নোংরা কাজ में जो कुछ तृणमूल নোংরা কাজ के बात करेंगे, अच्छा काज करेगा बीजेपी। अच्छा, बीजेपी अच्छा काम करेगा। बीजेपी का दावा मजबूत है। क्या वो लड़ाई कर रही है या टीएमसी ही है? अभी तो देख रहा हूँ बीजेपी बहुत जो लड़ाई कर रहा है, उसका पल्ला बहुत ज्यादा भारी है, हमको लग रहा है। यंगस्टर्स हैं, क्या स्थिति है, क्या है ग्राउंड रिपोर्ट? परिवर्तन तो होगा ही, होगा। ये मार्केट में जो चल रहा है ना, ये तो परिवर्तन का हवा बह रहा है। अच्छा, बह रहा है।
तो सिर्फ आपकी सोच है या गांव देहात में भी ऐसा ही कुछ है? ऐसा ही तो सारे इलाके पे यही तो सोच है ना। गांव में क्या चल रहा है, क्या सोच रही है जनता? ये तो গ্রামে সমস্ত পাবলিক যারা যেটা ভাবছে যে পরিবর্তন गांव में तो परिवर्तन का सबसे बड़ा चेहरा कौन है, मोदी या लोकल कैंडिडेट? मोदी लग रहा है कि कुछ उम्मीद है उसमें। हाँ, बीच बाजार हलचल काफी तेज है। दीदी के खिलाफ यंग वोटर्स खासकर महिलाओं में बेहद गुस्सा है और महिला यानी एम फैक्टर इस बार मोदी के साथ जा सकती हैं। संकेत तो ऐसे ही हैं। क्या करंट सरकार से या ममता दीदी से रोजगार के मुद्दे पे कोई नाराजगी है जो यहाँ दिखाई? बहुत सारी है, पूरा नाराजगी है, सबके ऊपर ही नाराजगी है, लेकिन हम लोगों को जॉब जो देंगे ना उसको ही हम वोट देंगे। तो हम दिल्ली से आए, हम ये समझना चाह रहे हैं क्या बंगाल बदलाव की तरफ देख रहा है? हाँ, ऑब्वियसली देख रहा है, क्योंकि बंगाल में हालत बहुत खराब है, स्टूडेंट्स का तो खराब है ही है। कैमरे पर रिकॉर्ड ऑडियो वीडियो से 90% चांस बीजेपी के दिख रहे हैं, मगर मोदी भी अच्छी तरह से जानते हैं कि दीदी को सिरे से खारिज करने की भूल वो कतई नहीं कर सकते। आप एक युवा हैं, आप क्या सोच रहे हैं? आलमबाग की क्या तस्वीर है? क्या तस्वीर है मतलब क्या है? दीदी है यहाँ पे, दीदी रहेगा। दीदी ने बहुत किया, दीदी ने इतना कुछ किया पूछो मत। स्टूडेंट लोग को लग रहा है ऐसा कोई बदलाव नहीं हो रहा है। नहीं हो रहे हैं तो ये कह रहे हैं नहीं हो रहा है। आइए, हमारी वोट यात्रा है, चलते हैं, जनता से पूछते हैं। आइए। अलग हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी पश्चिम बंगाल में बार बार ये मोदी आ रहे हैं, अमित जी आ रहे हैं, आने से कोई फायदा नहीं है। आके क्या कर रहे हैं? बहरहाल राउंड 3 से पहले हुगली से लेकर हावड़ा तक और साउथ 24 परगना तक हलचल काफी तेज है। सबके अपने दावे हैं, सबकी अपनी दलीलें हैं। ग्राउंड जीरो पर बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा है, मगर बंगाल के रण में अभी 6 चरण के चुनाव बाकी हैं। पासा पलट भी सकता है। आपने मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस देखी होगी या वो खबर पड़ी होगी। इस एम्बुलेंस के बारे में यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने एक बहुत बड़ा दावा किया। बृजलाल का कहना है कि मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस दरअसल एम्बुलेंस है ही नहीं, ये एक हथियारबंद किला है। इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं होता, इसमें AK-47 राइफल होती है। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर या नर्स भी नहीं होती, बल्कि उसमें मुख्तार अंसारी के हथियार और सैटेलाइट फोन होते हैं। AK-47 के अलावा इसमें .45 कोल्ट पिस्टल और .357 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर होती है। मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस पूरी तरह बुलेट प्रूफ है, जिसे उसका एक खास गुर्गा सलीम चलाता है। मुख्तार अंसारी की इस एम्बुलेंस के बारे में कुछ बातें तो बृजलाल ने बताई, कुछ बातें हमने पता की हैं। ये रिपोर्ट देखिए, इसमें आपको मुख्तार अंसारी की पूरी हिस्ट्री शीट मिलेगी। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बारे में बहुत बड़ी खबर आई है। ये एम्बुलेंस देख रहे हैं आप, यूपी नंबर UP 41807171 की इसी एम्बुलेंस में बैठकर मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में पेशी के लिए आया था। मुख्तार अंसारी जब इस एम्बुलेंस के अंदर से व्हील चेयर पर बैठकर बाहर निकला, तब पंजाब पुलिस के जवान उसकी सिक्योरिटी में राइफल लेकर चल रहे थे। कॉमन सी दिखने वाली यह एम्बुलेंस बहुत ही अनकॉमन है। यह बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस है, जिस पर AK-47 की गोलियों का भी असर नहीं होता। गोलियां तो छोड़िए, इस पर कोई बम भी फेंक दिया जाए तो अंदर बैठे आदमी का कुछ नहीं बिगड़ता। पंजाब में यूपी नंबर की प्राइवेट एम्बुलेंस कहां से आई और पंजाब पुलिस ने मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश करने के लिए इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों किया? इस सवाल पर पंजाब में सन्नाटा है, मगर हमने इस बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है। रजिस्ट्रेशन नंबर UP 41807171, रजिस्ट्रेशन जिला बाराबंकी यूपी, रजिस्टर्ड मालिक डॉक्टर अलका राय, रजिस्टर्ड पता श्याम सन अस्पताल बाराबंकी, रजिस्ट्रेशन तारीख 21 दिसंबर 2013, फिटनेस एक्सपायरी 31 जनवरी 2017। मुख्तार अंसारी की बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन पेपर में जिस श्याम सन अस्पताल का एड्रेस लिखा है, इस नाम का अस्पताल बाराबंकी में है ही नहीं।
डॉक्टर अलका राय मऊ की डॉक्टर हैं और श्याम संजीवनी अस्पताल भी मऊ में है। बाराबंकी के एसपी के आदेश पर कोतवाली में डॉक्टर अलका राय के खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे, जो वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स, वो जिस पते पर थे वो मकान संख्या 56 उस रफीनगर में स्थित नहीं है। और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो प्रथम दृष्टया फ्रॉड पाए गए हैं, फोर्जरी के पाए गए हैं। इस आधार पे इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसमें 419, 20, 67, 68, 71 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस में डॉक्टर अलका राय का नाम आया तो हम उनकी तलाश में मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर अलका राय से हमने डायरेक्ट सवाल पूछे। तो आपके ही संस्था के नाम पे एम्बुलेंस रजिस्टर्ड थी? रजिस्टर्ड है, मेरी नहीं है। लेकिन जो आरसी का कागज आ रहा है उसमें आपका नाम है? हॉस्पिटल का नाम है, मेरा नाम नहीं। तो हॉस्पिटल तो आपका है जी। तो आपने जो पहले दिया था तो किराए पे दिया था? नहीं भाई, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। संबंध में दिया था? मेरा वो एम्बुलेंस था ही नहीं किसी को किराए पे देने के लिए या बेचने के लिए, वो मेरा एम्बुलेंस नहीं है भैया। तो फिर आपने कैसे मुख्तार को दिया? मैंने नहीं दिया। आपने सुना नहीं, मैंने दिया नहीं है। वो मेरी एम्बुलेंस थी ही नहीं। मैं आपको, अब मुझे लगता है 5वीं बार बोल रही हूँ, वो मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं है। डॉक्टर अलका राय के दावे पर भरोसा करें तो मुख्तार अंसारी ने उनके अस्पताल के नाम पर एम्बुलेंस खरीदा, रजिस्ट्रेशन में बाराबंकी का फर्जी एड्रेस डलवाया और एम्बुलेंस को कभी भी अस्पताल को हैंडओवर नहीं किया। 2013 में खरीदे गए उसी एम्बुलेंस को बाद में बुलेट प्रूफ करवा लिया गया। सवाल है कि एम्बुलेंस को किसके ऑर्डर पर बुलेट प्रूफ करवाया गया? इसका जवाब है मुख्तार अंसारी ने यह काम अवैध रूप से करवाया। मुख्तार अंसारी जब यूपी में होता तो इस बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस का इस्तेमाल करता। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में गया तो अपनी एम्बुलेंस भी लेता है। पूरे उत्तर भारत में सिर्फ 2 ही कंपनियां आधिकारिक तौर पर प्राइवेट व्हीकल्स को बुलेट प्रूफ बनाने का काम करती हैं। एक कंपनी यूपी के मेरठ की है और दूसरी पंजाब के जालंधर की। किसी कार और एसयूवी को बुलेट प्रूफ बनाने में 13 लाख से 18 लाख का खर्च आता है। एम्बुलेंस की साइज वाले व्हीकल को बुलेट प्रूफ बनाने में 45 से 50 लाख रुपए का खर्च आता है। एम्बुलेंस मुख्तार अंसारी की है और जब राज्य सरकार की ये हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और एम्बुलेंस तो चलता फिरता किला एम्बुलेंस तो है ही नहीं। एम्बुलेंस का नाम से केवल रजिस्टर्ड है। ये हमेशा बुलेट प्रूफ है। सलीम उसका ड्राइवर है मोहम्मदाबाद का, ये उसी से चलते थे। इवन विधानसभा सत्र में आते थे तो वो जो एम्बुलेंस चलता था बुलेट प्रूफ, तो आगे आगे 10-12 मोटरसाइकिलें, पीछे गाड़ियों का काफिला, जिससे आतंक फैलता था। लखनऊ के लोगों ने, बनारस के लोगों ने, आगरा के लोगों ने ये देखा है। चलता फिरता किला इसलिए कह रहा हूँ, पैरामेडिक स्टाफ तो है नहीं। बुलेट प्रूफ उसको बनाया गया। बुलेट प्रूफ टोटल जो सुविधाएं इनको हो सकती थी, इनको हथियारों से बहुत प्यार है। इनका प्री हथियार है .38 बोर बेरेटा, .45 कोल्ट और छोटे हथियार में .357 स्मिथ एंड वेसन रिवॉल्वर। बाकी AK-47 से तो है ही है। तो इनके गाड़ियों में कोई चेक तो करता नहीं था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपने पैसे और पहुंच का इस्तेमाल करके बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस बनवाई, मगर अब उसका पूरा हिसाब होगा। विषय क्या है? विषय ये है कि ये एम्बुलेंस कैसे दी गई और एक क्रिमिनल को कैसे दी गई। ये एम्बुलेंस यूपी से वहां तक की कैसे पहुंची। ये जितना भी प्रश्न है वो प्रश्न तो समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार उनकी थी, और पंजाब सरकार को देना चाहिए कि आपने एक मुजरिम नंबर 1 उत्तर प्रदेश का, उसको आपने किस आधार पर एम्बुलेंस, निजी एम्बुलेंस अलाउ करी, उसको किस आधार पे एक बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस अलाउ करी। इन सब की जानकारी तो पंजाब सरकार को और जिसने उनको पाला पोसा वो समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया मुख्तार अंसारी के बारे में एक और बड़ी हेडलाइन है। मुख्तार के यूपी आने का काउंटडाउन शुरू। मोहाली कोर्ट में खराब सेहत की दलील खारिज। मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग भी नामंजूर। मुख्तार अंसारी पिछले 27 महीने से खराब सेहत का बहाना बनाकर रोपड़ जेल में आराम फरमा रहा था। कोर्ट में 13 बार पंजाब सरकार ने मुख्तार अंसारी की तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया। कभी बीपी, कभी शुगर, कभी नींद ना आने का बहाना करके वो यूपी आने से बचता रहा, मगर अब मुख्तार अंसारी को यूपी आना ही पड़ेगा। बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस और व्हील चेयर पर घूमने वाले मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री शीट का एक एक पन्ना खुलने जा रहा है। डॉन के गुनाहों की परत दर परत खोलने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर रुचि कुमार यूपी के लखनऊ और गाजीपुर पहुंची। ये मोहम्मदाबाद गाजीपुर का थाना कोतवाली मोहम्मदाबाद है, जहां मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री शीट खुली है, जिसका नंबर है HS नंबर 16B और इसमें सारे मुकदमे दर्ज हैं। काफ़ी गंभीर धाराओं में हैं ये मुकदमे। वाराणसी में भी हैं, लखनऊ में भी हैं, गाजीपुर है, मऊ है, सोनभद्र है और सारे ज़िलों में जितने भी मुकदमे हैं उनका सारा डिटेल इसमें है। काफ़ी मुश्किल सरकार को हो रही है क्योंकि मुख्तार पंजाब जेल में 2 साल से है और इनमें से बहुत सारे मुकदमे बिल्कुल लास्ट स्टेज में है जिसमें फैसला होना है, लेकिन क्योंकि मुख्तार की पेशी नहीं हो पा रही थी इसलिए मुकदमों में सुनवाई भी नहीं हो पा रही। 4 राज्यों में 12 जिले के 23 पुलिस थाने में मुख्तार अंसारी के ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अकेले यूपी में ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ 47 मुकदमे हुए। इनमें से 14 मुकदमों में मुख्तार सबूत और गवाह ना होने की वजह से बरी हो गया। 4 केस वापस ले लिए गए। 7 मुकदमों में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट लग गई है और 22 मुकदमे अभी चल रहे हैं। मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री शीट का सबसे काला पन्ना है 2005 का कृष्णानंद राय मर्डर केस। 29 नवंबर 2005 दोपहर करीब 2 बजे का वक्त था। उस समय के यहाँ के बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय अपने घर से निकले थे। एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जा रहे थे। बसनिया में यही जगह थी जहाँ कृष्णानंद राय की जो 3 गाड़ियाँ थी काफिले में, करीब 1 दर्जन लोग उसमें सवार थे, उनके ऊपर हमला किया गया। ये जो सड़क है ये उस समय कच्ची हुआ करती थी और गाड़ियाँ पहले से यहाँ पर थी और जो बदमाश थे उनको पूरी मुखबिरी थी कि कृष्णानंद राय उस दिन बुलेट प्रूफ गाड़ी से नहीं चल रहे। तो ये भी कहा जाता है कि करीब 500 राउंड गोलियां चली, AK-47 से हमला हुआ और कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई। गाजीपुर से 40 किलोमीटर दूर मोहम्मदाबाद के बसनिया में यह शहीद स्मारक बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की याद में बना है। कृष्णानंद राय मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हराकर विधायक बने थे। तभी से मुख्तार ने उनसे दुश्मनी पाल ली थी। यूपी की सियासत को झकझोर देने वाले इस हत्याकांड के वक्त मुख्तार अंसारी जेल में बंद था, लेकिन आरोप लगा कि उसी के इशारे पर कृष्णानंद राय और उनके 6 साथियों को मारा गया। यहाँ के लोग हैं जो उस समय भी यहाँ पर थे। क्या हुआ था उस दिन 2005 में यहाँ पे? विधायक जी सियाड़ी से मैच का उद्घाटन कर कोलमान आ रहे थे और पीपल के पास वहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, वहीं बदमाश बैठे थे और अगल बगल झाड़ी थी और विधायक जी गाड़ी बसनिया से यूं ही दक्षिण तरफ कोलमान की तरफ घूमी, बदमाश उधर से चले और यहीं पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिए। अच्छा, ये सड़क कच्ची थी और दोनों तरफ झाड़ियाँ थी जिसका इस्तेमाल किया छुपने में। हाँ, यहीं सब छिपे हुए थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद उनको विधायक जी की हत्या हो गई। फिल्मी स्टाइल में किए गए मर्डर से यूपी में सियासी तूफान आ गया। सीबीआई की जांच हुई, मुकदमा दिल्ली में चला, लेकिन मुख्तार के डर से 6 गवाह पलट गए और 2 गवाहों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 2019 में सीबीआई कोर्ट ने सबूत ना होने पर मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। अब यह मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। पहले गवाहों को मरवाना, पैसा से खरीदना, चाहे डराना धमकाना। आज क्षेत्र में मोहम्मदाबाद में खास कर के लोग इनके नाम से डरते हैं। इसका वैसा भय था, इस तरह का भय फैलाया था मोहम्मदाबाद में कि मोहम्मदाबाद पूरा जिला में कहिए, चाहे उत्तर प्रदेश में पूरा कहिए, इस तरह का इसका ख्वाब था।
कि इसके नाम से लोग डरते थे, कोई आवाज़ उठाना नहीं चाहता था। अब इस विधायक जी के घटना के बाद लोग सहम गए, डर गए कि भाई ऐसे लोगों का यह हत्या करा दिया तो हम लोग किस। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के नाम का खौफ ऐसा बना कि जिसने भी सिर उठाया उसकी हत्या हो गई। जो ऐसे लोग जो काफ़ी तरीक़ों से अपने आप को पार्टी संगठन पे स्थापित कर चुके थे, जैसे राजेश राय हरिहरपुर के थे, वो लोग, उन लोगों की हत्या करना शुरू हुआ। जैसे एक हमारे रघुवरगंज के प्रधान थे टुनटुन राय जी, उनकी हत्या हुई। तो उस साल कुछ 22 लोगों की हत्या की गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र राय की सेमरा में हत्या की गई। तो इस तरीके से एक घटना बनाया गया कि कैसे विधायक जी को घेर के जो उनके अच्छे लोग जो क्षेत्र में चलने वाले, एक तरीके से कह लीजिए उनको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने वाले थे, पहले उनको हटाया गया और फिर उनको जब हल्का किया गया तो फिर उनके पे टारगेट बनाया गया। मुख्तार अंसारी पिछले 16 साल से जेल में बंद है। इस दौरान वो तभी बाहर दिखा जब चुनाव का पर्चा भरना हो या विधानसभा की बैठक में उसे शामिल होना हो। मगर जेल से ही मुख्तार का गैंग चलता रहा। जेल से ही रंगदारी वसूली जाती, बड़े बड़े ठेके लिए जाते और अगर कोई रास्ते में आता तो उसकी हत्या करा दी जाती। मऊ का अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह मर्डर केस ऐसा ही मामला है। अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी करते थे, सड़क का ठेका लिया था। 29 अगस्त 2019 को शाम को करीब 6 बजे का वक्त था और इसी जगह जो यूनियन बैंक है नरई बांधा शाखा, इसके सामने मन्ना सिंह कुछ ट्रक से अपना हिसाब किताब कर रहे थे ठेकेदारी का। तभी सफारी में सवार कुछ बदमाश आए और उन्होंने तड़ातड़ गोलियां चलाई, जिससे मन्ना सिंह की मौत हो गई और मन्ना सिंह के एक साथी राजेश राय घायल हो गए, जिनकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। मन्ना सिंह के परिवार वालों का ये आरोप है कि ये हत्या मुख्तार अंसारी ने कराई, क्योंकि मुख्तार अंसारी मन्ना सिंह से इस ठेके में 10% गुंडा टैक्स वसूलना चाहता था, जो मन्ना सिंह मुख्तार अंसारी को नहीं दे रहे थे। मन्ना सिंह मर्डर का मुकदमा कोर्ट में चला, लेकिन सेशन कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया। अब उनके भाई हाई कोर्ट में न्याय की मांग कर रहे हैं। जेल से ही कारोबार मुख्तार का चलता रहा है। जो भी कारोबार चला उस समय तो कुछ दिन तक बाहर थे, 2009 से पहले बाहर थे, 2005 से पहले बाहर थे। तो फिर यहाँ उन्होंने दबाव बनाना शुरू किया और जेल में चले गए। तो उनको अपने को सुरक्षित रखते हुए सारा अपराध जेल में से ही विधायक कृष्णानंद राय जी की हत्या उन्होंने कराई, हमारे भाई साहब की हत्या हुई, उसमें मुनीब और सुरक्षा में लगा सिपाही, उसके तहत तमाम अपराध उन्होंने जेल से कराया है। तो रिकॉर्ड रहा है जेल से अपराध कराने का। पहले हत्या करना, फिर हत्या के सबूत मिटा देना, मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल का ये टेम्पलेट स्ट्रक्चर है। मन्ना सिंह की हत्या के चश्मदीद गवाह को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। रुचि कुमार मऊ के उस पुराने आरटीओ ऑफिस में पहुंची जहां मन्ना सिंह की हत्या के चश्मदीद गवाह राम सिंह मौर्य को गोलियों से भून दिया गया था। मऊ में ये पुराना आरटीओ दफ्तर है। 19 मार्च 2010 को दोपहर का करीब 2 बजा था। मन्ना सिंह हत्या के चश्मदीद गवाह राम सिंह मौर्य इस आरटीओ दफ्तर में आए थे। तभी आरटीओ दफ्तर यहीं से चलता था मन्ना सिंह की पत्नी के नाम मन्ना सिंह की गाड़ी ट्रांसफर कराने। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में था। ऐसा कहा जाता है कि जेल में मुख्तार अंसारी को बताया गया कि चश्मदीद गवाह यहाँ पर आया है मौर्य। भाई ने जेल से अपने गुर्गों को आदेश दिया कि राम सिंह मौर्य का कत्ल कर दिया जाए और उसके बाद 3 मोटरसाइकिल पर 6 लड़के आए और इसी सड़क पर राम सिंह मौर्य को अंधाधुंध गोलियों से भून दिया। राम सिंह के साथ उनका सुरक्षाकर्मी था, वो भी मारा गया। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तब ये सड़क इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी, सकरी सड़क थी और आरटीओ दफ्तर भी तब यहाँ पे चलता था। अब यहाँ से शिफ्ट हो गया है, लिहाजा बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह थी, लेकिन कोई भी हत्यारों को पकड़ नहीं पाया। अभी ये मामला प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार पर फिलहाल 10 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें राम सिंह मौर्य और उनके गनर की हत्या का केस फाइनल स्टेज में है। गैंगस्टर एक्ट के 4 मुकदमे हैं। बनारस के कांग्रेस नेता अजय राय के भाई की हत्या का मुकदमा भी इसी कोर्ट में चल रहा है। गाजीपुर जेल के बैरक ने 10 में आराम फरमाते थे और वहां से इन्होंने पूरा गैंग चलाया। गैंग ऐसा मजबूत हुआ, तमाम रैकेट, चाहे खनन का रैकेट हो,
चाहे वहीं पे ठेकेदारों को धमकाना हो रियल एस्टेट में, चाहे खनन करना हो, जिसको चाहा उसको ठेका देना शुरू किया है। मछली तक में इन्होंने रंगबाजी की। आंध्रा से जो मछली आती थी उसका थोक रेट मुख्तार अंसारी खोलते थे और 5 से 7 लाख रुपया पर डे इनको मछली में मिलता था, कोई सोच नहीं सकता। डीजल फिलिंग, टोटल ईस्टर्न यूपी का डीजल फिलिंग इनके पास है। तो जितना भी आर्थिक तंत्र है, चाहे फेयर प्राइस शॉप्स हों, इनके आदमी के पास है। मुख्तार अंसारी का साम्राज्य 80 के दशक से ही बेरोक टोक चलता रहा। यूपी में योगी की सरकार बनी तो पहली बार उस पर हथौड़ा चला। मऊ और गाजीपुर में 150 करोड़ की संपत्ति जब्त। मुख्तार और गुर्गों की प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर। गाजीपुर में गजल होटल को गिराया। गाजीपुर में मुख्तार की 100 करोड़ की इमारतें गिराई। मऊ में 45 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का कभी प्रदेश में सिक्का चलता था। मुख्तार जो चाहता वो करता, क्योंकि जिसकी भी सरकार आती मुख्तार अंसारी उसी पार्टी में शामिल हो जाता। लेकिन अब मुख्तार या उसके जो गुर्गे हैं, जो उन्होंने अवैध संपत्तियां खड़ी की, अवैध निर्माण किया, कब्जे किए, उसको योगी सरकार खाली करा रही है। ये मऊ में गाजीपुर तिराहा है और ये पेरिस प्लाजा है जो मुख्तार के गुर्गों का बताया जाता है। सिर्फ मऊ में करीब 45 करोड़ की ऐसी संपत्ति है जो मुख्तार अंसारी, उसके परिवार वाले या गुर्गों की बताई जाती है, जिसे सरकार ने जब्त कर लिया है या गिरा दिया गया है। उनमें से एक संपत्ति ये है जो मुख्तार के गुर्गों की कही जाती है। ये इलीगल बताई गई और इसको इस तरह से पूरा गिरा दिया गया है। काफी बड़ा यहाँ का होटल ये माना जाता था, शादियां होती थी, फंक्शंस होते थे। मुख्तार अंसारी 5 बार से विधायक है। बीजेपी को छोड़कर यूपी की ऐसी कोई बड़ी पार्टी नहीं जिसमें मुख्तार कभी न कभी शामिल ना रहा हो। यूपी में जिस पार्टी की नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।